हेलो एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है क्या? ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? ग्राफ में एवरेज और आरएमएस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? हाँ भाई रवि, बोलो। बोलो भाई रवि, क्या बात है, बोलो। चलिए, क्लास स्टार्ट करें। ठीक है शक्ति, क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं, लास्ट में, है ना? अभी मैं पढ़ा लूं। क्या पढ़ाने आया हूँ वो। चलिए स्टार्ट करें फिर सेशन, है ना? तो आज हम लोगों का पार्ट नंबर 2 है एसी सर्किट्स का, ठीक है। आज की क्लास नेटवर्क थ्योरी के अंदर मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है ना? क्लियर है? क्योंकि क्या है, जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, मेनली मैंने देखा है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जेई के पेपर में जो भी दिक्कतें फेस करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको आती है एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज की क्लास में उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है। ओके। और सबसे पहले मैं आपको कल वाले जो क्वेश्चंस है उनको कवर कराता हूं, और उसके बाद हम लोग आगे की चीजें डील करेंगे, नई वाली, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए ये हमने कल लास्ट में देखा था। इसका मैंने आपको रिजल्ट बता दिया था। अब देखो ये जो वेवफॉर्म है, इसमें आरएमएस और एवरेज, मतलब इसमें हमें बेसिकली क्या निकालना है, आरएमएस निकालना है, ठीक है, इस वेवफॉर्म का। तो ये एक स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है, ठीक है। मैक्सिमम पेपरों में ये वेवफॉर्म पूछी जाती है, ठीक। तो इसका क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकालेंगे, लेकिन वो आएगा कैसे? देखो, क्या है कि ये जो वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म दो वेवफॉर्म से मिलके बनी है। कौन कौन सी? एक तो देखो ये सॉटूथ टाइप की वेवफॉर्म है, लेकिन ये प्रॉपर सॉटूथ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बीच में गैप है ना। बीच में गैप है। प्रॉपर सॉटूथ जो होता है वो ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता। तो प्रॉपर सॉटूथ नहीं है, बीच में गैप है इसमें, ठीक है। तो कल मैंने आपको इसका रिजल्ट ऑलरेडी लिखवाया ही था। कल मैंने आपको इसका रिजल्ट ऑलरेडी लिखवाया था, ठीक है। फिर अगर मैं देखूंगा इसे, तो ये भी प्रॉपर स्क्वायर वेव नहीं है। स्क्वायर वेव होती तो इस तरीके से होती। इसमें भी बीच में गैप है, ठीक। तो हमें इसका क्या निकालना है, आरएमएस पूरी वेवफॉर्म का निकालना है। तो मैंने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। इस वेवफॉर्म और इस वेवफॉर्म में, मतलब इन दोनों वेवफॉर्म को जब ऐड करेंगे तो ये वाली वेवफॉर्म बन जाएगी, है ना। तो अगर कोई सी वेवफॉर्म दो वेवफॉर्म से मिलके बनी है, तो हम उसका आरएमएस निकाल सकते हैं एक सिंपल से रिजल्ट से। कैसे? अगर मुझे आई आरएमएस निकालना है, तो मैं करूंगा अंडर रूट के अंदर आई वन आरएमएस स्क्वायर प्लस आई टू आरएमएस का होल स्क्वायर, ये कर दूंगा। क्लियर है? इससे क्या आ जाएगा, जो हमारी रिजल्टेंट वेवफॉर्म है उसका आरएमएस आ जाएगा। अब देखो यहां पे ऑलरेडी इन दोनों वेवफॉर्म का आरएमएस मैं लिख के लाया हूं। ये जो सॉटूथ वेवफॉर्म है इसका आरएमएस क्या है, आई एम बाय रूट सिक्स, और जो स्क्वायर वेवफॉर्म है इसका आरएमएस क्या है, आई एम बाय रूट टू, ठीक है। तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई अंडर रूट टू बाय थ्री। किसी को इस रिजल्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो हाँ, अगर नहीं है तो बोलो ना। तो वो कुछ मत बोलो। जिसको भी कंफ्यूजन है वो बोलो हाँ। किसी को इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो बोलो हाँ, और क्या कंफ्यूजन है वो भी बता दो।
नेटवर्क थ्योरम के एग्जांपल आपको बुक में बता दूंगा, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, उस बुक में क्वेश्चन है भर भर के। बाईसीटी की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में भर भर के क्वेश्चन है नेटवर्क थ्योरम के, आप वहां से प्रैक्टिस करो। क्लास के अंदर मैं आपको 50,000 क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, सिंपल सी बात है भाई, 2 महीने के कोर्स में। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा, देखो दोस्त, कि आप खुद से प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो डाउट पूछिए। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करवाई है, क्वेश्चंस और मैं बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में करवाऊंगा। अब आप सोचे कि थ्योरी क्लास में मैं आपको थ्योरी 15 मिनट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस बाकी के टाइम पे कराऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जेई के पेपर में मेनली आते हैं न्यूमेरिकल्स, मतलब वो थ्योरी। तो थ्योरी मुझे पूरी की पूरी डील करने के लिए चाहिए समय। समझ गए मेरे भाई? अगर क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हारा अगर कोई सा पर्टिकुलर वीक पॉइंट है जो कि बाकी बच्चों का नहीं है, तो तुम्हें खुद से उस पर काम करना होगा, बुक के क्वेश्चंस लगा के। तुम्हें, अगर तुम्हारे पास वो बुक नहीं है तो बुक मैं प्रोवाइड करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तुम्हें खुद से करने होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो तुम यहाँ पे प्रॉपर डाउट पूछो, कोई भी चीज की कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम सोचो कि क्लास के अंदर मैं तुम्हें 500 क्वेश्चन करवा दूं, तो वो तुम भी जानते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा करवाता भी नहीं है कोई, और ऐसा करवाना चाहिए भी नहीं, है ना। बाकी आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, उन सबको क्लियर करने, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझे। कौन सी बुक है? वाईसीटी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उससे आप प्रैक्टिस करिए, उसमें भर भर के क्वेश्चन है ना। हाँ, बुक का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, बुक का पीडीएफ ऑलरेडी कितने सारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। वी हो या आई हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा श्यामली? वोल्टेज हो या करंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कुछ भी आप पैरामीटर ले सकते हो। रूट के अंदर कैसे किए लास्ट स्टेप? ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ये सॉल्व करने के लिए, इसके द्वारा मैंने आई एम अंडर 2/3 लिखा है ना। इसमें टाइम से अंडर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये आई आर एम एस के दो वेवफॉर्म का जब रिजल्टेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला है महबूब, है ना। ये क्या है? ये जो है, ये दो वेवफॉर्म से, जब एक वेवफॉर्म जो है, अगर वो दो वेवफॉर्म का कॉम्बिनेशन है, तो उसको कैलकुलेट करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अंडर रूट के अंदर पहली वेवफॉर्म के आरएमएस का स्क्वायर प्लस दूसरी वेवफॉर्म के आरएमएस का स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ जाएगा? आई एम अंडर रूट 2/3 आ जाएगा। हाँ, आई एम आ जाएगा, आई एम अंडर रूट 2/3। बिल्कुल, क्वेश्चन खुद लगा होगा, डाउट होगा तो मैं जिंदाबाद हुई भाई, बिल्कुल संदीप, और यही होना चाहिए। आप लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों की खुद से एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? खुद से क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आपको करने ही होंगे भाई, कोई भी पेपर क्लियर करना है तो। मैंने बताया ना रवि, वाईसीटी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 वाली बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, आई एम बाय रूट 6 सर कैसे निकाले? सिद्धार्थ, तुमने कल की क्लास नहीं देखी क्या? ये आई एम है, अगर इसका मुझे ये 100 देवे, बीच में गैप है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, जो इस टाइप की वेवफॉर्म होती है, इसका आरएमएस क्या होता है? आई एम बाय रूट 3। ये इसकी आरएमएस वैल्यू होती है इस वेवफॉर्म की। तो अगर बीच में से एक एक गायब कर दिया मैंने ऐसे, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाता है? इसमें 1/√3 में 1/√2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, इस पूरे के पूरे आई एम बाय रूट 3 में, तो आई एम बाय रूट 6 आ जाता है। कल की क्लास में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है भाई, ऐसा मत करो। आपने जो पीजीसीएल के सेट दिया उसको पहले प्रैक्टिस करो, वाईसीटी से प्रैक्टिस करो, दोनों से प्रैक्टिस करो। वाईसीटी से आप क्वेश्चंस लगाओ जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उसके, और पीजीसीएल का पेपर देखते चलो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक है। अरे क्लास एकदम सही चल रही है, कहां स्टक हुआ है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ए बी सी या डी, क्या इसका आंसर है बताओ जल्दी। एवरेज वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म शोन बिलो इज, पीजीसीएल सेट मतलब पीवाई की जो फ्री सेक्शन में अवेलेबल है। हाँ, फ्री सेक्शन में मैंने डाला है। आज मैंने टेलीग्राम पे भी ऑलरेडी पूरी की पूरी पीडीएफ डाली है, आप लोग उसको डाउनलोड करके उसको, पीजीसीएल के पूरे क्वेश्चन है वो 2024 से लेकर 2018 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं, ठीक है ना। इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू मैंने आपको कल ही सिखाया था, कैसे निकालते हैं भाई। अगर मेरे को कोई ऐसी वेवफॉर्म दे रखी है एक, ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3 और ये T4। अगर मुझे ये वेवफॉर्म दे रखा है, अगर मुझे इसका वी एवरेज निकालना है, तो ये वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो है T2,
और ये वेवफॉर्म मिल कितने टाइम तक रही है, t1 टाइम तक रही है, तो इसका वी एवरेज कितना हो जाएगा, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है vm इंटू t1 अपॉन t2, जितने टाइम तक वेवफॉर्म है डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। तो यहाँ पे वेवफॉर्म कितने टाइम तक है, 0.1 टाइम तक है, और इसका टाइम पीरियड कितना है वेवफॉर्म का, 0.3 है, उसके बाद वो रिपीट कर रही है। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 अपॉन 0.3, मतलब 20/3, मतलब 6.67। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। पीजीसीएल का सेट कहां डाले हैं, तुम लोग देखते हो टेलीग्राम वगैरह क्या, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत देखो, दोनों जगह डले हुए हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने आज पूरा पीजीसीएल का पेपर डाले हैं 2018 से 24 तक, आपको वो सारे के सारे सेट प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। पिंड मैसेजेस में अवेलेबल है मेन चैनल पे, या फिर आप इस ऐप के फ्री मटेरियल में जाइएगा, वहां पे प्रीवियस पेपर में पीजीसीएल आता है, पीजीसीएल के अंदर उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। कंबाइंड वाली भी पड़ी है और इंडिविजुअल ईयर वाइज भी पड़े हैं, जिससे भी आपको, जैसा भी आपको अच्छा लगे, समझ गए। फ्री मटेरियल में चेक कर लीजिए या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आरएमएस वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट, तो देखो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट। तो स्क्वायर वेव जो होता है इस तरीके वाला, इसका हाफ वेव रेक्टिफाइड, ये वेवफॉर्म कैसी मिलेगी आपको, हाफ वेव रेक्टिफाइड मतलब नेगेटिव पोर्शन हट जाएगा, केवल ये पोर्शन रह जाएगा, है ना, ये पोर्शन रह जाएगा। तो अब इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, करंट है 2 एम्पियर का, ये 2 एम्पियर का वेवफॉर्म है, ठीक है, 2 एम्पियर का। तो इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, इसका आई आरएमएस कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया T1, ये हो गया इक्वल टाइम T, या T1 और T मान लो इसको, या T/2 या T मान लो, ये T/2 होगा और ये T, सिमेट्रिकल बोला है ना उसने, सिमेट्रिकल करंट है, सिमेट्रिकल करंट मतलब पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, बराबर। तो आई आरएमएस कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट के अंदर जितने देर के लिए मिल रही है T/2 और डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड T, तो कितना आ जाएगा 2/√2, मतलब √2 एम्पियर। आंसर इज डी। किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें, समझ में आया या नहीं ये वाला। ठीक है, जो सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट, उसका क्या निकालना था, हाफ वेव रेक्टिफाइड। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड मतलब नेगेटिव पोर्शन हट जाएगा, नेगेटिव पोर्शन हट जाएगा तो केवल ऊपर ऊपर का बचेगा, उसका आरएमएस वैल्यू निकालना था, तो निकाल दिया आरएमएस वैल्यू, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को करो। देखो ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, 50 हर्ट्ज की करंट है, जीरो रेफरेंस, 50 हर्ट्ज की करंट बना रहे हैं जीरो रेफरेंस से, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, साइनसोइडल वेव है। कितना है इसका एवरेज वैल्यू, इस करंट का कितना दे रखा है, 45 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है 30 डिग्री पे। तो बेसिकली क्या है, देखो इस वेवफॉर्म का मैंने आपको बताया था आई एवरेज, कितना फॉर्मूला बताया था, 2Im/पाई। फुल साइकिल में क्या होगा, जीरो, और हाफ साइकिल का एवरेज क्या होता है, 2Im/पाई। अब इसने यहाँ पे एवरेज वैल्यू 45 एम्पियर लिया हुआ है, कहने का मतलब इसने हाफ साइकिल के बेसिस पे कैलकुलेट किया है ना। तो आई एवरेज 2Im/पाई हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसने जो वैल्यू दे रखी है 45, तो 2Im/पाई बराबर हो जाएगा 45। तो Im की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2 इंटू 45। अब हमें क्या निकालना है, देखिए दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं I(t) बराबर Im sin ωt, इसमें ये जो I(t) है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
तो अब हमें यही निकालनी है 30 डिग्री पे। तो आई ऑफ टी बराबर कितना हो जाएगा, आई एम मतलब π/2 इंटू 45 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.33 एम्पियर। क्लियर है। आप π/2 को लिखना चाहो तो π/2 को भी लिख सकते हो 1.57 इंटू 45 इंटू साइन 30 1.5 मतलब 0.5 ऐसा कुछ आएगा। डेढ़ का और आधा करोगे तो 0.75, ये 0.78 इंटू 0.78 इंटू 45 के आसपास आ जाएगा। इसका आंसर 35.33 के आसपास आएगा। बोलो क्लियर है सभी को, है ना। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब भी निकालना है तो इस एक्सप्रेशन का यूज करें। जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोले तो आपको ये लगा देना है ना। चलिए ओके, अब देखिए। अच्छा एक क्वेश्चन ये और है, इस क्वेश्चन को भी बताओ। एक करंट है 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा है एक सर्किट में विद अ 30 डिग्री एंगल ऑफ लैग व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 100 वोल्ट। तो मान लो ये V है 100 एट द एंगल 0 डिग्री। क्या कर रहा है, करंट 10 एम्पियर का 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो करंट है 10 एम्पियर का -30 डिग्री, मतलब ये एंगल इनके बीच में 30 डिग्री का। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल। समझे। तो पावर फैक्टर cos फाई कितना आ जाएगा, cos 30 बोले तो √3/2, है ना। और हमें इंपेडेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तभी हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें पता है Z बराबर होता है R प्लस JX, जिसमें R होता है Z cos फाई और X होता है Z sin फाई। यही सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है ना। तो हमें इंपेडेंस और निकालना है। इंपेडेंस कैसे आएगा सर, इंपेडेंस तो वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू से आ जाएगा। तो इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 100/10, मतलब 10 ओम का इंपेडेंस है। 10 ओम का इंपेडेंस है तो वैसे ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी है ना, लेकिन यहाँ पे उसके हिसाब से नहीं आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो आर निकालना है Z cos फाई 10 इंटू √3/2। √3 होता है कितना, √3/2 0.866, तो ये आ जाएगा 8.66 ओम। और X होता है Z sin फाई। जब फाई 30 डिग्री है तो साइन फाई कितना आएगा, साइन 30 मतलब 1/2। तो Z इंटू 1/2 मतलब 5 ओम। 8.66 एंड 5, R 8.66 और 5, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। आंसर आ गया 8। किसी को कोई समस्या। आप लोग ये बताइए कि कौन अभी क्लास के साथ साथ में पूरा का पूरा क्लास नोट्स बना रहा है, कौन नोट कर रहा है, कोई ऐसा है जो क्लास के साथ साथ में नोट डाउन कर रहा है सारी चीजों को। सारी चीजों को नोट डाउन कर रहा है, जितना भी मैं लिखा रहा हूं वो सारा। तो मेरे भाई शक्ति, इसीलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है, इसीलिए तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें परेशानी हो रही है। ठीक है, अगर यही सब करते रहोगे तो भाई समझोगे कैसे। ये 2 महीने के कोर्स में साथ साथ में नोट डाउन नहीं किया जाता है मेरे भाई, ये फाउंडेशन बैच में किया जाता है कि साथ साथ में सर हम उतार भी रहे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे समझने पे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। ठीक है, ये सब मत करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लास में 2 घंटे का आप टाइम दे रहे हो, उसको समझने में सिर्फ लगाओ। एक कॉपी पेन पूरा लेके बैठना है, रफ रजिस्टर लेके बैठना है, और जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर कॉपी में लिखते चलना है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। समझ में आई बात। तो ये डबल गेम मत खेलो, क्योंकि इससे क्या होगा, ना तो आप क्लास के नोट्स पूरे बना पाओगे, कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा ही छूटेगा, और उसके साथ साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग तो जीरो ही रहेगी उस कॉन्सेप्ट को लेके। जो मैं समझा रहा हूं कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास के साथ में नोट्स मत बनाओ। क्लास के बाद जो तुम्हारे पास 22 घंटे बचते हैं
उसमें उस टाइम को यूटिलाइज करो। तुम रेलवे की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हो, पेपर होना है जनवरी में, तो बाकी के 22 घंटे में तुम कर क्या रहे हो? क्या जिंदगी के मजे ले रहे हो? पीडीएफ नहीं देते तो पीडीएफ क्या, मैंने क्लास के नोट्स क्या तुम्हें वीडियो देख के बनाने पड़ते हैं? पीडीएफ खुलती तो है एप्लीकेशन में, उसको देख के बनाओ ना। जब पीडीएफ खुलती तो है एप्लीकेशन में, उसको देख के बनाओ। मैं पीडीएफ नहीं देता हूं तो मैं क्या तुम्हें प्रिंट करने के लिए पीडीएफ दे दूं डायरेक्टली? भाई सिंपल सी बात है, तुम क्लास के नोट्स बनाना चाहते हो तो पीडीएफ जैसी क्लास के खत्म होती है उसके 3 मिनट बाद क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है ऐप पे, उसको देख के बनाओ तुम्हें देखना है तो आरआरबी भी देना है तो आरआरबी के बाद फिर नोट डाउन कर लेना, इतनी क्या जल्दी है? अभी ये सब मत करो, इसकी वजह से तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। समझे? अगर आरआरबी भी देना है तो अभी ये सब मत करो, समझ में नहीं आएगा इससे। अभी सिर्फ समझो और पहचानो। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुमने इस पूरी की पूरी पीडीएफ को देख के रिवाइज कर करके बाद में सिर्फ शॉर्ट नोट्स भी बना लिए ना आरआरबी के पेपर के बाद, तो भी काफी होगा। ठीक है, अभी ये सब मत करो। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट क्लास के साथ में नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, पहली बात तो आपके पूरे नोट्स बनेंगे नहीं, और अगर बन भी गए तो आपको समझ में बहुत ही कम आएगा बाकियों के कंपैरिजन में। तो क्लास में जो भी चीजें चल रही है उसमें सिर्फ ध्यान, क्लास में जो कराया जा रहा है उस पर फोकस करो, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उनको बाद में हम नोट कर लेंगे। देखिए टारगेट टाइप का बैच है, कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टाइम का बैच है, इसमें आपको मैं 6-7 महीने तक चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूं, और ना आपके पास इतना समय है, पेपर ही है 3 महीने बाद। तो हमें दिसंबर तक सिलेबस को खत्म करके पूरी की पूरी जनवरी में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारा पेपर में सिलेक्शन हो सके और पूरा स्ट्रगल खत्म हो सके। तो मैं जैसे बता रहा हूं उसके हिसाब से चलो, ठीक है? चलिए, क्लियर है ना? ओके। मुझे आप लोगों का एक ओरिएंटेशन सेशन लेना चाहिए था पहले कि इस बैच को पढ़ना कैसे है। मुझे लगा था आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब मुझे लेना पड़ेगा एक कि पीजीसीएल के बैच को कवर कैसे करना है। चलिए आगे की प्लानिंग क्या रहेगी मैं एक बार बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? करता हूं डिस्कस। अब देखिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिए फेजर एडिशन रूल, ये एक बड़ा ही अच्छा रूल है। ये क्या कहता है कि भाई आपके पास दो अगर साइनोसोडल क्वांटिटी है, फेजर एडिशन एक तरीके से साइनोसोडल वेवफॉर्म्स को जोड़ा जा रहा है ना? जैसे कि अगर मैं लिख दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूं v ऑफ टी बराबर साइन 2t प्लस 30 डिग्री प्लस साइन 3t प्लस 10 डिग्री, है ना? या फिर मैं लिख दूं v ऑफ टी बराबर आई ऑफ टी भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है ना? 2 cos 5t प्लस 2 sin 5t प्लस 30, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ना? अब इसको समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखिए वेवफॉर्म तो दोनों में ही ऐड हो रही है, एक साइनसोइडल वेवफॉर्म ये रही, एक साइनसोइडल वेवफॉर्म ये रही, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इनके फ्रीक्वेंसी में। देखिए मैग्नीट्यूड क्या है इन दोनों का, 1 है 2 है या 1 ले लेता हूं 3 ले लेता हूं या 5 ले लेता हूं या 8 ले लेता हूं या माइनस का ले लेता हूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चले मैं ऐसा कर लेता हूं जिससे आप लोगों को वो चीज टेंशन ना लगे कि भाई मैग्नीट्यूड भी तो देखा, देखो 2 sin-4 ऐसा कर देता हूं, ठीक है? कोई इससे मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है और एंगल कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है एंगल कितना है ये मैटर नहीं करता है। रूल समझने के लिए मैटर करता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 5 है 5 है, ठीक है? तो अगर हमें फेजर एडिशन रूल को फॉलो करना है तो उसकी कंडीशन क्या है? मोर टू और मोर देन टू साइनोसॉइड्स शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। कब पॉसिबल है? जब दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो फेजर एडिशन हम इसमें नहीं कर सकते, इसमें फेजर एडिशन रूल नहीं लगेगा, फेजर एडिशन रूल इसमें लगेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी है सेम 5 और 5। अब फेजर एडिशन रूल लगता कैसे है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पहले हम सोच समझे कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो अगर मुझे इसमें इस वेवफॉर्म में आरएमएस वैल्यू निकालना है, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो उसका भी एक तरीका है जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना? तो फेजर रूल समझ में आ गया कि किस में लगेगा, सेकंड वाले में लगेगा, फर्स्ट वाले में नहीं लगेगा। पहली चीज क्लियर है, ठीक है? अब हाउ टू अप्लाई फेजर, हाउ टू एड फेजर
या हाउ टू ऐड फेजर वैल्यूज, मतलब आपको फेजर एडिशन कैसे करना है। फेजर एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना होता है, देखिए सिंपल सी चीज है। स्टेप 1, राइट साइन क्वांटिटी, साइनोसोडल क्वांटिटीज इन फेजर फॉर्म। आपको सबसे पहले जो भी साइनोसोडल टर्म्स दे रखी है ना, उनको फेजर फॉर्म में लिखना है। बट फर्स्ट कन्वर्ट बोथ ईदर इन साइन और कॉस, ठीक है। लेकिन दोनों को फेजर फॉर्म में लिखने से पहले विद एंगल, फेजर फॉर्म आपको पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल। लेकिन दोनों को अगर आपको फेजर फॉर्म में लिखना है, दो क्वांटिटी या तीन हो, तीन टर्म्स हो, उससे पहले मेक श्योर करना है कि या तो दोनों साइन साइन में हो या दोनों कॉस कॉस में हो, क्योंकि एक रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। स्टेप 2, परफॉर्म फेजर एडिशन बाय कन्वर्टिंग them into रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमने कल पढ़ा था कि अगर एडिशन करना है तो हमें किस फॉर्म में ले जाना पड़ता है, रेक्टेंगुलर में ले जाना पड़ता है, ठीक है। स्टेप 3, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले गए, रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट टर्म। हमें स्टेप 3 में रिजल्टेंट टर्म मिल जाती है। देखिए मैं आपको इस सेकंड वाले का फेजर एडिशन करके दिखाता हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या था क्वेश्चन, बी ऑफ टी बराबर 2 cos 5t माइनस 60 डिग्री प्लस का 2 साइन 5t प्लस 30 डिग्री। अब देखो यार, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, स्टेप 1 लगाना है, या तो कॉस कॉस में करना है या साइन साइन में करना है, ठीक है। अच्छा यार एक और चीज मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से दोस्तों, कल यार मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने यहाँ पे ऊपर साइन थीटा बता दिया था। यार साइन थीटा प्लस वाला ऊपर नहीं होता है, साइन थीटा प्लस वाला नीचे होता है यार, ठीक है। मैंने जब मैं बाद में आप लोगों की पीडीएफ देख रहा था तब मुझे याद आया कि यार उल्टा बता दिया है ये। साइन थीटा प्लस का नीचे आता है और ऊपर माइनस साइन थीटा आता है और इधर माइनस कॉस थीटा आता है। कॉस राइट में और साइन प्लस का नीचे आता है, नीचे, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया था, मेरे को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाली चीज, ठीक है। अब अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा राइट में और साइन थीटा पॉजिटिव वाला नीचे, और बाकी सब, हाँ और बाकी सब क्या है, सेम रहता है, ठीक है। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपका लीड लैग वाले क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, सबके ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का साइन थीटा नीचे, अगर कोई क्वेश्चन इसके हिसाब से आया, इसमें इसके हिसाब से लीड लैग देखना था तो प्लस का साइन थीटा नीचे आता है, ठीक है। कोई बात नहीं मोनू, मिस हो गया होगा, चलो ठीक है ना। ओके, तो 2 cos 5t माइनस 60 प्लस का 2 sin 5t प्लस 30 डिग्री। गुड आफ्टरनून। अब देखो, अगर हमें इसको साइन और कॉस में करना है तो क्या करें, देखो आप क्या चाहते हो कि हम कॉस कॉस में कर ले या साइन साइन में कर ले, मैं आपको दोनों में करके दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो मैं कॉस में करना चाहता हूं, ठीक है, दोनों को कॉस में करना चाहता हूं, तो ये वाली जो टर्म है ये तो सेम ही रहेगी। इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 5t प्लस 30 डिग्री वाली टर्म को मुझे कॉस में करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, देखो आप मुझे ये बताओ कि कॉस, आपको करना क्या है, यहां पे कॉस लिख लेना है, किसमें लिखना है, कॉस में, और 2 भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 5t भी प्लस 30 डिग्री भी, ये सबको सेम आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, रिलेशन देखना है कि कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में कैसे होते हैं। देखो ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हमें कॉस में लिखना है, तो हमने कॉस में लिख लिया। लेकिन ये जो टर्म है इसमें मतलब कॉस है, तो अब मैं इसमें क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि ये साइन के जैसा रहे, मतलब रहे यही और दिखे कॉस।
कहने का मतलब क्या है, होना वो साइन ही चाहिए लेकिन कॉस जैसा दिखे बस, कि या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं कि कॉस थीटा माइनस 90, अगर ये सुनने में अजीब लग रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना? दोनों एक ही चीज होती है या नहीं, ये बताओ जल्दी, है ना? कॉस थीटा में से -90 किया, -90 किया, 90 माइनस थीटा नहीं, -90, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं वैसे, थीटा -90 गया, थीटा में से -90 मतलब क्लॉकवाइज 90 गया, जब क्लॉकवाइज में 90 गया कॉस से, तो बताओ मैं साइन पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? बिल्कुल पहुंचूंगा, है ना? तो कॉस थीटा -90 लिख दो या साइन थीटा लिख दो, एक ही बात है। अब ये लिखा है साइन थीटा, तो मुझे क्या लिखना है, कॉस थीटा -90, तो मैंने इसमें से 90 डिग्री घटा दिया, ठीक है? तो ये क्या आ गए, दोनों के दोनों कॉस में आ गए, तो वी ऑफ टी कितना बन जाएगा, 2 cos 5t माइनस 60 डिग्री प्लस का 2 sin 2 cos 5t, 30 माइनस 90 कितना हो जाएगा, -60, तो ये फिर से -60 डिग्री ही आ गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये चीज? एक तो ये वाली टर्म आ गई पहली और एक दूसरी वाली आ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड अपन 3 कर देते हैं, अगर दोनों सेम आ रहा है तो मैग्नीट्यूड 3 कर देते हैं, ठीक है? बोलो भाई क्लियर है ना? चलो, हाँ, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज, तो मैंने यहां पे बोला ना कि कॉस थीटा -90 साइन थीटा ही तो ले जाएंगे, बिल्कुल, तो कॉस थीटा में से -90 मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे माइनस में, तो -90 करेंगे तो साइन थीटा पे पहुंचेंगे। अगर मुझे दोनों को साइन में लेना है, अगर मुझे दोनों को किस में लेना है, साइन में लिखना है, तो देखो जो पहला वाला टर्म है ये तो ये कॉस में है, मुझे इसको साइन में करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 cos 5t माइनस 60 डिग्री, इसको मुझे साइन में लिखना है, तो मैं कैसे लिख लूंगा बताओ? यहां पे देख सकते हो आप कि cos थीटा किसके बराबर है, क्या साइन थीटा प्लस 90 के बराबर है? कोई चीज अगर कॉस में लिखी है, हाँ, तो पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, सही तो बताया है रवि, पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, नेगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज जाते हैं, सही बात है ना? कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस 90 होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। साइन थीटा में प्लस 90 गया तो +90 एंटी क्लॉकवाइज गया, तो साइन थीटा से +90 गया तो कॉस थीटा आएगा। आई बात है समझ में? जल्दी बोलिए, है ना? क्लियर है? ओके, तो आप मान लो इसको कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा प्लस 90, थीटा मैंने लिख दिया और प्लस का 90 कर दिया, तो ये फाइनली बन गया आपके पास, ठीक है ना? तो इसको हमने क्या लिख दिया फाइनली, वी ऑफ टी कितना आ जाएगा इधर, 2 cos 2 sin 5t साइन, ये आ जाएगा 5t प्लस 30 डिग्री प्लस का 3 sin 5t प्लस 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमने दोनों के टर्म में लिख लिया वी ऑफ टी को, साइन साइन के टर्म में भी और कॉस कॉस के टर्म में भी। एक बार देख लो, समझ लो, अगर क्लियर है तो बोलो यस, मैं आगे चलता हूं। सभी लोग कमेंट करके बताए भाई, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बोले। सभी को क्लियर है ना? ठीक है, बस ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर साइन थीटा है उसको कॉस में करना है तो ऐसे लिख दो, और अगर कॉस है साइन में करना है तो ऐसे कर दो, बस यही दो रूल है और कुछ नहीं है। नो दिक्कत, समझ गए? वेरी गुड। तो अब देखो, अब हमें फेजर एडिशन करना है, क्या करना है, फेजर एडिशन। तो फेजर एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो मैं इसको लेता हूं,
इसमें फेजर एडिशन लगाता हूं, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको फेजर में लिख देंगे, 2 एट द एंगल -60° प्लस 3 एट द एंगल -60°। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एंगल तो सेम है, तो 5 एट द एंगल -60 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल वाला आ गया। तो हम इसको किस में लेके चले थे, कॉस में ही लेके चले थे, तो हमारा जो फाइनल वेवफॉर्म बनेगा, हमने रेफरेंस क्या लिया था, कॉस लिया था, तो उसको लिख देंगे 5 cos 5t फ्रीक्वेंसी है और माइनस का 60°। ये रिजल्टेंट आ गया हमारा इन दोनों का फेजर एडिशन से। अगर मैं इसका फेजर एडिशन करता हूं इस वाले का, तो क्या आएगा, v ऑफ t बराबर 2 एट द एंगल 30 प्लस 3 एट द एंगल 30। तो ये कितना बन गया, 5 एट द एंगल 30, 5 एट द एंगल 30। इसको हम लिखेंगे 5 साइन 5t प्लस 30°। सर इसको आपने साइन में लिख दिया है, इधर आपने साइन में लिख दिया वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, और इधर आपने कॉस में लिख दिया रिजल्टेंट वोल्टेज। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऊपर मैंने रेफरेंस क्या लिया था, कॉस, तो फाइनल कॉस में लेंगे, इधर मैंने रेफरेंस क्या लिया था, साइन, तो फाइनल साइन में लिखेंगे। बस क्लियर है। तो ये आपका क्या आ गया, फेजर एडिशन। हमारे पास ये वोल्टेज था, हाँ हमारे पास ये वोल्टेज था, हमने इसको दोनों के दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। अगर कॉस के टर्म्स में लिखना है, ऑप्शन में कॉस के टर्म्स में पूछा है तो ये आ गया, और साइन के टर्म्स में दिया है ऑप्शन में तो ये आ गया। तो इसका एक बढ़िया क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो आपको ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसका रिजल्टेंट फेजर एडिशन सम क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कॉस में और साइन में। तो आपको करके देखना होगा कौन सा सही है, साइन में सही आ रहा है या कॉस में सही आ रहा है। ठीक है, रेफरेंस कोई भी ले सकते हो, जी हाँ, आप कॉस में भी ले सकते हो, साइन में भी ले सकते हो, वो आपके मर्जी के ऊपर है। अगर ऑप्शंस, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में कौन सा रेफरेंस लिया, उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लो। पोलर फॉर्म में बता रहे हैं, बोले रेक्टेंगुलर में करना है, वो इसलिए मेरे भाई विकास कि अगर मेरे को देखो यहाँ पे ऐसा दिया होता, मान लो यहाँ पे 3 एट द एंगल -60 की जगह 3 एट द एंगल 30 दिया होता, क्या अब कोई तरीका है मेरे पास इन दोनों को ऐड करने का, क्या अब कोई तरीका है इन दोनों को ऐड करने का, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में एंगल सेम सेम है, इसीलिए दोनों ऐड हो गए डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा भी माइनस प्लस का भी फर्क अगर होता, तो मैं रेक्टेंगुलर में ही कर पाता, रेक्टेंगुलर में ही कन्वर्ट करना पड़ता। आप नहीं तो करके देख लेना, -60 है, आपका आंसर यही आएगा निकल के। अगर कहीं पे, या चलो मैं ये बता देता हूं तुम्हें, अगर कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2 एट द एंगल 10° प्लस 3 एट द एंगल 10°, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये एक सीधा सीधा केस है, इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 5 एट द एंगल 10°। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा होता 2 एट द एंगल 10° और -3 एट द एंगल 10°, तो मैं इसको सीधे सीधे घटा सकता हूं, क्या बचता, -1 एट द एंगल 10°। अगर मेरे पास ऐसा होता 2 एट द एंगल 30° और +2 एट द एंगल -30°, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 एट द एंगल 0°, बोलो क्या ये सही है। क्या ये सही है क्या, जी नहीं, ये सही नहीं है ना। अगर नहीं, ऐसे फेजर एडिशन नहीं होता है डायरेक्टली, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में अगर ऐसा लिखा होता, हम्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ये सही है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों को, ये सही है क्या, बोलो। हाँ ये सही है ना, 2 एट द एंगल 30 इंटू 2 एट द एंगल -30 इक्वल्स टू 4 एट द एंगल 0, ये सही है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो डायरेक्टली करते हो, फेजर मतलब एंगल का एडिशन हो जाता है ना। जी हाँ, इसको हम नहीं कर सकते, तो ये गलत है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ये गलत है, ये सही है ना। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए भाई, फेजर एडिशन आप लोग सीख गए,
ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल क्या लेता हूं, ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आपको करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और रूल बता देता हूं। देखो, पहला चीज तो समझ में आएगा कि जब दो सेम फ्रीक्वेंसी होती है, दो कंपोनेंट्स की सेम फ्रीक्वेंसी, तभी फेजर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं, रुक जाओ। देखिए, व्हेन टू और मोर साइनसॉइड्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे कि एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू XM1 cos ω1t प्लस θ1 प्लस XM2 cos ω2t प्लस θ2। एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स प्लस, तो ये मेरे पास एक क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब एक्स आरएमएस निकालना है, तो क्या करते हैं इसके लिए, अंडर रूट के अंदर एक्स जो है ये डीसी वैल्यू है, क्योंकि इस पे कोई भी कोसाइन की टर्म्स नहीं है, तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं। ये जो है ये एसी टर्म है, एसी टर्म है ये, तो इसका क्या करते हैं, आरएमएस निकालते हैं, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2, और उसके इसका स्क्वायर करते हैं। प्लस ये भी एसी टर्म है, इसका आरएमएस निकालते हैं, इस टर्म का XM2 डिवाइड बाय √2 और उसका स्क्वायर। आपको पता तो है ही कि अगर मेरे पास एक्स ऑफ टी बराबर XM साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो मुझे अगर इसका आरएमएस निकालना है तो क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 करना पड़ता है। ठीक है ना, वही मैंने किया, कॉस लिख दो या साइन लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स है तो रिजल्टेंट निकालना, आरएमएस निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। और अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा इस वाली टर्म का, आरएमएस ये रहा, और इस वाली टर्म का अगर मैं एवरेज निकाल लूंगा तो क्या निकलेगा, वो एक्स के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि साइनसोइडल टर्म का एवरेज क्या होता है, इन जनरल 0 होता है। साइनसोइडल टर्म का एवरेज क्या होता है, इन जनरल 0। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले 2Im/π या ऐसा कुछ लिया था। मेरे भाई वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखिए, क्वेश्चन में अगर आपको एक जनरल टर्म दे रखी है, जनरल बोल दिया साइनसोइडल वेव है और उसका पूछा एवरेज वैल्यू, और अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी 0 वगैरह नहीं दिए, तो इसका मतलब ये है कि वो हाफ साइकिल पे कैलकुलेट कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के। वो बताएगा नहीं कि मैं फुल साइकिल पे कर रहा हूं कि हाफ साइकिल पे, लेकिन इन जनरली हम फुल साइकिल पे लेते हैं और एवरेज 0 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आएगा, जैसे जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको और चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएंगी, क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, एवरेज मतलब डीसी ही होता है, समझ क्या सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो साइनसॉइड जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो, तो हमें कैसे काम करना है ये मैंने आपको बताया। और अगर सेम फ्रीक्वेंसी हो तो फिर कैसे काम करना है ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना, अब देखो, एक अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो आपको वोल्टेज की टर्म क्या दे रखी है, इस क्वेश्चन में दिया है V ऑफ टी बराबर 2 प्लस 3√2 cos 10t प्लस 45 माइनस 3 cos 10t। अब देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं इसको ढंग से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा कितना है, 10 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा 0 है, फ्रीक्वेंसी या फिर ओमेगा 0 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है क्या, क्या तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, नहीं, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है। मान लो यहां पे ऐसा होता, 10 की जगह 20 लिखा होता, फॉर अ चेंज यहां पे 20 लिखा होता, और अगर मुझे आरएमएस निकालना है तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए, तो डायरेक्टली 2 का स्क्वायर करता, प्लस 3√2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर करता,
और ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो रिजल्टेंट लेना है उसमें प्लस ही आता है, ठीक है। 3/√2 का होल स्क्वायर करता हूं। अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती तो हम ऐसा करते। क्या आपको बात समझ में आई? अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती तो हम लोग ऐसा करते, ठीक है। 2, 0, 10 और 20 अगर ऐसा ऐसा दिया होता तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है एक्स की, इसकी ओमेगा 1 है, इसकी ओमेगा 2 है, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, इसका आरएमएस क्लियर है, और इसका एवरेज कितना आता? 2 आ जाता केवल, ठीक है। ये दोनों का एवरेज 0 होता। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है कहीं पर भी, दो कंपोनेंट्स की या उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फेजर एडिशन वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, √35/2 आ जाएगा ये। और उसमें देखिए ऑप्शन में भी दे रखा है √35/2, है ना, जिससे स्टूडेंट क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। वो जल्दबाजी में इसको लगा दे फटाफट, वो 10 और 10 को देखे ना, समझे ना, और सीधे लगा के आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन काफी अच्छा है ये वाला, ईएसी का क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था। अब देखो हमें तो जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया है? 10 दे रखा है ना। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? v ऑफ टी बराबर, मैं इसको लिख लेता हूं पहले, 2 + 3√2 cos 10t + 45 -3 cos 10t। तो क्या बोलेंगे अपन यहां पे? दीज टू टर्म्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सो वी अप्लाई फेजर एडिशन। यहां पे फेजर एडिशन रूल फॉलो करना होगा। अब फेजर एडिशन के लिए क्या होता है? देखो मैं इसको अलग से मान लेता हूं कुछ, y ऑफ टी बराबर 3√2 cos 10t + 45 -3 cos 10t, है ना। अब देखो, जब ये वाली इक्वेशन लिखी थी तो इसमें अगर रिजल्टेंट निकालना है आरएमएस के टर्म्स में, तो यहां पे प्लस ही लेते हैं। यहां पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां माइनस है ना, तो भी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट के अंदर हम सबको ऐड ही करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई फेजर एडिशन के टाइम पे प्लस और माइनस का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहली स्टेप क्या थी मेरे भाई यहाँ पे? सर कॉस कॉस में करिए, साइन साइन में करिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस कॉस में है दोनों, तो वो चीज तो करनी नहीं है, अब डायरेक्टली इनको फेजर फॉर्म में लिख देंगे। तो वाई ऑफ टी इनका क्या हो जाएगा? 3√2 मैग्नीट्यूड है, और एंगल कितना है इसका? 45 डिग्री। और यहाँ पे -3, इसका एंगल कितना है? 0 डिग्री। 3 एट दी एंगल 0। तो इसको सॉल्व करना है रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। तो 3√2 cos 45 + j sin 45 माइनस का 3 cos 0 + j sin 0। तो एंगल 0 को हम लोग याद रखेंगे, एंगल 0 मतलब 1 ही रहता है, क्योंकि cos 0 हो गया 1, sin 0 हो गया 0। तो ये कितना रहेगा? 1 ही रहेगा ओवरऑल। तो यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, cos 45 भी 1/√2, sin 45 भी 1/√2, तो ये बचेगा 3 + j3 और माइनस का 3। तो फाइनली वाई ऑफ टी कितना बच गया? माइनस का j3। अब j3 है, अब j मतलब क्या होता है? j मतलब कितना है एंगल? j मतलब कितना है एंगल? 90 डिग्री, है ना। तो ये लिख देंगे 3 एट द एंगल माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि माइनस का j है। हाँ, अच्छा हाँ, प्लस का j होगा, सॉरी, 3 + j3, प्लस का j3, प्लस का j3, प्लस प्लस प्लस। ओके ओके ओके। बताइए, 3 एट द एंगल 90, क्या ये चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिख देंगे? 3 cos 10t + 90 डिग्री। ये आ गया रिजल्टेंट उन दोनों का। कितने बच्चों को समझ में आ गया इतना?
प्लस जे की जगह 90 डिग्री कैसे आया? ये जे का एंगल होता है दीपक, मैं लिख देता हूं यहां पे नोट पॉइंट में। इन नेटवर्क थ्योरी हमारा ऑपरेटर होता है जे, इन मैथ्स हमारा ऑपरेटर होता है आयोटा। इन दोनों का मतलब क्या होता है? ये एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। जे नेटवर्क थ्योरी में कर देते हो और मैथ्स आयोटा में। जे और आयोटा, तो मैं जे के टर्म्स में लिख देता हूं। जे होता है प्लस का जे, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे कहीं पे लिखा है z इक्वल टू 1+j1, तो इसमें जो j1 है इसका मतलब क्या है? j1 1 एट द एंगल 90 डिग्री। कहीं पे लिखा है माइनस का j1, इसका मतलब क्या है? 1 एट द एंगल माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है प्लस का j3, इसका मतलब क्या है? 3 एट द एंगल 90 डिग्री। कहीं पे लिखा है माइनस का j5, मतलब 5 एट द एंगल माइनस का 90 डिग्री, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? कुछ और चीजें भी देख लो यहाँ पे। हाँ, पावर सिस्टम में अल्फा होता है, लेकिन वो अलग होता है, वो ये नहीं है। अल्फा होता है 1 एट द एंगल 120, है ना। अब देखो, अगर मेरे पास लिखा है 1/j, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 एट द एंगल 90। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 1 एट द एंगल -90। तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस का जे? बिल्कुल, इसको कितना लिखा जा सकता है? माइनस का जे। तो 1/j माइनस जे होता है, एंड 1/ माइनस का जे कितना होता है? प्लस का जे होता है, ठीक है। 1/j माइनस जे, और 1/-जे प्लस का जे, ठीक है। 1/j माइनस जे हो जाएगा ऊपर जाके, और 1/-जे प्लस जे हो जाएगा। क्लियर है? और जे का स्क्वायर कितना होता है? जे स्क्वायर मतलब 1 एट द एंगल 90 डिग्री का स्क्वायर। जब भी फेजर फॉर्म का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है और एंगल में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 1 एट द एंगल 180 डिग्री बनेगा। 1 एट द एंगल 180 डिग्री मतलब माइनस का 1। क्लियर है? बोलो। हाँ, कॉन्जुगेट भी हो सकता है, कॉन्जुगेट ही वही चीज है। कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो, जे का कॉन्जुगेट माइनस का जे होता है, ये भी नोट कर लो। एक ये, एक ये, और एक ये। क्लियर? जे का कॉन्जुगेट माइनस जे, 1/जे माइनस जे होता है, 1/-जे प्लस का जे होता है। जे का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, प्लस का j1 है, माइनस का जे, ठीक है ना। ओके दीपक, चलिए। तो यहां पे हम लोग कर रहे थे प्लस का j3, तो उसको लिख दिया प्लस का j3 मतलब 3 एट द एंगल 90। अब देखो मुझे क्या करना है, फाइनली आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू के लिए मेरे पास जो वोल्टेज बचा वो कितना बचा? मैग्नीट्यूड था 2, प्लस मैंने रिजल्टेंट कितना निकाल लिया? 3 cos 10t प्लस 90 डिग्री। अब इसका आरएमएस निकाल सकते हैं क्या? वेरी गुड। वी आरएमएस बराबर अंडर रूट के अंदर एवरेज मतलब डीसी का स्क्वायर प्लस साइनसोइडल टर्म जो होती है उसका आरएमएस लेना होता है, मतलब 3/√2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया भाई? ये अंडर रूट के अंदर 17/2, और ये है आपका आंसर सी। बताओ, है मस्त क्वेश्चन? कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख गए आप? बताइए। जे सीख गए, प्लस माइनस सीख गए, फेजर एडिशन सीख गए, अंडर रूट सीख गए, क्या क्या तो नहीं सीख गए? सब कुछ तो सीख गए। बोलो। अरे सब लोग कमेंट करो बे, ठीक है। है ना। कुछ लोग मुझे लग रहा है अभी भी लगे भिड़े हैं उतारने में, उनको अभी भी चैन नहीं है। ट्रिक मेथड क्या है?
अबे इसमें क्या ट्रिक है बे, ये कोई लंबा मेथड है क्या? ट्रिक क्या है? ट्रिक तो कुछ नहीं है। ट्रिक तो यही है कि ये क्वेश्चन छोड़ दो, यही ट्रिक है। आगे बढ़ जाओ सीधे, स्किप, एस के आईपी पे क्लिक करो, ये ट्रिक है बेटा। जब पेपर में दिखेगा तो एस के आईपी पे क्लिक करना है। जैसे क्वेश्चन दिखे पेपर में, वैसे ही एस के आईपी स्किप दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है, तो ट्रिक लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। चलो, दोनों का आंसर कैसे अलग है पांडे साहब? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको एक ही दिख रहा है क्या? आप तो बस हमें इतना बता दीजिए। पांडे साहब, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका एक ही दिख रहा है क्या? जल्दी बताइए, हाँ या ना। दोनों का आंसर अलग कैसे है? तो फ्रीक्वेंसी अलग है, तो भाई दोनों का आंसर भी तो अलग होगा जब दोनों क्वेश्चन ही अलग है तो। किसका? उसका? उसका किसका है बेटा? किसका? उसका? उसका किसका? यस सर नहीं, यस सर नहीं। कैसे कैसे मैसेज भेज रहे हो यार तुम लोग यार। चलो आगे चलते हैं। ये क्या हुआ? अरे भाई, ठीक है, तो फेजर एडिशन रूल समझ में आ गया? रुक जाओ जरा 1 मिनट। फेजर एडिशन रूल क्लियर है सभी को, है ना? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आरएमएस वैल्यू तो मैग्नीट्यूड से निकलता है, तो मैग्नीट्यूड से ही तो निकाला है। जब मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम दोनों ने इनका, हमने इन दोनों का, देखो ये दोनों का, ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट थे, तो इसका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था हमने इसको मॉडिफाई करके ऐसा बना लिया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिया, उसके मैग्नीट्यूड से आरएमएस निकाल दिया। ठीक है खुशबू, क्लियर है ना? चलिए ओके। अब अपन आगे चलते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एसी पावर एनालिसिस। ठीक है, यहां से आपके पावर वगैरह के फॉर्मुलेस कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या नो? क्या डाउट है खुशबू? हैंड रेस करके पूछो फिर। हैंड रेस करके पूछिए, जल्दी से पूछो फिर, लेकिन है ना। किसी को पूछना है क्या? हाँ भाई सुमित बोलो। सुमित आवाज आ रही है तुम्हें? सर गलती से हो गया सर। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, गलती से हो गया हैंड राइज। अच्छा गलती से हो गया। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या? तो फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है ना, वही तो बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी इसमें अलग अलग है, ये और ये। तभी तो हमने आरएमएस वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला। जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, यही तो मैंने पढ़ा है, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है तो हम ये अंडर रूट वाला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, तो फेजर एडिशन रूल लगता है।
यही तो हमने सीखा है। सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो फेजर एडिशन लगाना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली कर देना है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला ज्यादा प्रेफरेबल है, तभी पेपर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला आता है। ठीक है, अब क्लियर। चलिए अब देखिए एसी पावर एनालिसिस। इसमें क्या है, हमें पावर के एक्सप्रेशंस निकालने हैं। देखो मैंने क्या किया, एक सिंपल सप्लाई और एक करंट मान ली। सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी, वोल्टेज का एंगल, और आई ऑफ टी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, करंट का एंगल। ठीक है, तो अगर हमें पावर निकालना है तो पावर हमने पढ़ा है क्या होता है सर, पावर मतलब इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगी सबसे पहले। तो वो कितनी होगी, पी ऑफ टी बराबर वी ऑफ टी इंटू आई टी। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है ये, है ना, पी ऑफ टी बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो अब वोल्टेज इंटू करंट हम करेंगे तो हमारे पास फाइनली कितना निकल के आएगा, मैं बता देता हूं, वीएम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस कॉस 2 मेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। कॉस इंटू कॉस भी लग जाएगा इसमें, है ना, ऐसा। तो फॉर्मूला लगा देंगे मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो फाइनली ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा पी ऑफ टी बराबर। इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वीएम आई एम 1/2 भी आता है, वीएम आई एम 1/2। तो वीएम आई एम अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस का वीएम आई एम अपॉन 2 कॉस 2 मेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ये फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा हमारा पी ऑफ टी का, इंस्टेंटेनियस पावर का। अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट टर्म है, क्या वो टाइम पर डिपेंड कर रही है? क्या इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कहीं भी टाइम पर डिपेंड कर रही है क्या, जल्दी बताओ। फर्स्ट टर्म टाइम पर डिपेंड कर रही है क्या? नहीं, फर्स्ट टर्म टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। और सेकंड टर्म जो है, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रही है? यस। फर्स्ट टर्म कैसी है, कांस्टेंट टर्म है, और जो सेकंड टर्म है वो कैसी है, टाइम डिपेंडेंट। मतलब टाइम आ रहा है इसमें, टी आ रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट टर्म है। इस सेकंड टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, सेकंड टर्म की फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। टाइम डिपेंडेंट टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है सेकंड टर्म की, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। 2 ओमेगा टी है ना, जी हाँ 2 ओमेगा टी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी होता है 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर आई थिंक आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस भी किए होंगे पहले, ठीक है। 2 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा है, हमने लिया कितने का, ओमेगा का टर्म था, देखो ओमेगा का लिया था, मतलब हमने जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी ली थी वो कितनी ली थी, ओमेगा। लेकिन जो पावर में आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 ओमेगा। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सप्लाई मतलब ये ओमेगा का दुगना आ रहा है पावर का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग वोल्टेज लेते हैं 50 हर्ट्ज का, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी होगा 100 हर्ट्ज। वोल्टेज लेते हैं 100 हर्ट्ज का, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी होगा 200 हर्ट्ज। क्लियर सबको? बोलो। रुक जाओ सम्राट भाई, आगे आगे मत भागो, सारी चीजें बता रहा हूं, सारी चीजें बताऊंगा, आगे आगे मत भागो, ठीक है।
क्लियर है सभी को? इतना जितना पूछता जाओ उतना बताते जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस एवरेज पावर निकालनी है इस इंस्टेंटेनियस पावर से। देखो, एवरेज, ट्रू, आरएमएस, या रियल, या मीन। आरएमएस पावर तो नहीं बोलते वैसे इसे। एवरेज पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, मीन पावर, ये सारे किसके नाम है? पी एवरेज, इसके नाम है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? 2 ओमेगा, 2 ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी तो 2 ओमेगा है ना, ओमेगा टी तो एंगल हो गया। 2 ओमेगा, 2 ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट, ठीक है। चलिए, एक्टिव पावर, हाँ एक्टिव पावर ही बोलते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, मीन या फिर एक्टिव पावर ये भी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है वॉट्स, है ना। यूजफुल पावर, ठीक है, ये भी है। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो, हमें ये इंस्टेंटेनियस पावर दे रखी है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए, इंस्टेंटेनियस पावर में सेकंड टर्म की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? क्या कंफ्यूजन है रवि, पूछो, हैंड रेस करके पूछ लो फटाफट। बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। सर जो सेकंड वाला टर्म है 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई का, ये दोनों ऐड क्यों कर दिए हैं? दोनों ऐड कर दिए हैं, एंगल है ना भाई वो तो पूरा। तो सर अलग अलग एंगल, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म में थीटा वी माइनस थीटा आई है, और सेकंड टर्म में मतलब ये दोनों एंगल ऐड क्यों कर दिए हैं, ये नहीं समझ में आपको? वो तो डेरिवेशन के थ्रू आ जाएगा फॉर्मूला से, जैसे कॉस में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है ओके मेरे ओके। भाई। टू ओके ओके कॉस ए सर, कॉस बी, है ना। ठीक है समझ सर, गए? क्लियर है ऐसे सर। कराया ना अपन ने, ओके ओके सर। ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना? आगे चलो, अब देखो, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है, इस इंस्टेंटेनियस पावर में हमें एवरेज निकालना है। तो देखो, ये जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, ये तो कॉस वाली वेवफॉर्म है या साइनसोइडल वेवफॉर्म कह सकते हो। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक वेवफॉर्म बनती है हमारी, है ना। पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव, ऊपर जितना उतना ही नीचे, उसका एरिया ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो एवरेज के लिए क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, कॉन्स्टेंट टर्म बचेगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पी एवरेज कितना आ जाएगा भाई? पी एवरेज आ जाएगा आपके पास वीएम आई एम अपॉन √2 अपॉन √2, दोनों के नीचे कर देता हूं, कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो देयरफॉर जो एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है वो आता है, जो कि हमारा भाई बोल रहा था, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। एवरेज पावर क्लियर है? ओके, Vm/√2 Im/√2, मैंने Vm Im/2 को √2 से कर दिया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा हम लिखते हैं रिएक्टिव पावर, वॉट्स में आएगा ये, रिएक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर की यूनिट्स आप सबको पता है कितनी होती है? वार्स, है ना। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Q बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस साइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, ये रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। मतलब हमें वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल करना होता है, वोल्टेज का एंगल में से करंट का एंगल घटाना होता है। अगर वोल्टेज का एंगल कुछ नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं, और करंट का एंगल जो भी दिया वो रख दोगे। फिर लिखते हैं अपेरेंट पावर, या मैं पहले कॉम्प्लेक्स पावर समझा देता हूं, वो समझ में आ जाएगा तो अपेरेंट पावर समझ में आ ही जाएगा।
कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझ लो। S इक्वल टू वी आरएमएस, वी आरएमएस फेजर, आई आरएमएस फेजर का कॉन्जुगेट इनटू, मतलब क्या है ये, जो आपकी फेजर वैल्यू होगी वोल्टेज की, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल, और करंट का जो फेजर होगा आई, ये आई बार का मतलब क्या है, फेजर वैल्यू। जैसे वी बार लिखा है मतलब फेजर वैल्यू, आई बार मतलब फेजर वैल्यू, आरएमएस का मतलब क्या, आरएमएस फेजर वैल्यू। ठीक है, ये बार है, बार का मतलब, ठीक है। फेजर वैल्यू आरएमएस कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूं। देखो हमें वी आरएमएस फेजर निकालना है। ये जो वी ऑफ टी है, ये वी ऑफ टी लिखा है वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वी ऑफ टी को और आई ऑफ टी को। अगर मैं इसका फेजर लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूं। रिप्रेजेंट करने का तरीका, ऊपर बार लगा देते हैं तो फेजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, वीएम एट द एंगल थीटा वी। लेकिन पावर जब भी निकालते हैं तो हमें आरएमएस फेजर लेना होता है, तो हम भाई क्या करेंगे, यहां पे वीएम बाय रूट टू लेंगे ना। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली आई आरएमएस कितना आ जाएगा, फेजर आई एम बाय रूट टू एट द एंगल थीटा आई। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है इतना। अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है तो वीएम बाय रूट टू लिखेंगे ना, बस सिंपल सी ये बात है, और कुछ नहीं है। देखो फेजर फॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और एंगल, लेकिन अगर आरएमएस निकालना है तो वीएम बाय रूट टू लिखेंगे, है ना। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे कि एस में क्या आता है, वी आरएमएस आई आरएमएस आता है। मैसेज आ नहीं रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं। सभी को क्लियर है, बोलो, है ना। चलिए ओके, तो एस बराबर वी आरएमएस आई आरएमएस का कॉन्जुगेट हो जाता है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं वीएम, बस ऐसा ही लिखा रहना, तो वी आई का कॉन्जुगेट, बस आरएमएस आरएमएस याद रखना। और क्या लिख सकते हैं, और क्या फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है एस फेजर का पी प्लस जे क्यू, प्लस माइनस जे क्यू होता है। अब वो प्लस होगा या माइनस, वो लीडिंग लैगिंग पे डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स पावर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है। एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट, या फिर पी प्लस माइनस जे क्यू, प्लस फॉर लैग माइनस फॉर लीड, ठीक है। आपको पता है आर प्लस जे एक्सएल, आर एल होता है तो प्लस आता है, और आर माइनस जे एक्सी आर सी होता है तो माइनस आता है, तो ऐसे ही प्लस आ गया लैग के लिए, माइनस आ गया लीड के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमने तीन तरीके की पावर के फॉर्मूले पढ़ लिए, एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। एक और पढ़ लो इसी में, अपेरेंट पावर। देखो ये सब हमें जो कॉन्जुगेट वगैरह करना पड़ रहा है ना, ये एंगल की वजह से करना पड़ रहा है। मतलब इसमें क्या चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने की वजह से, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो अपेरेंट पावर है वो बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स पावर का। तो अपेरेंट पावर क्या होता है, सिंपल वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। इसमें एंगल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वोल्ट एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इट इज द ओनली मैग्नीट्यूड
पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर में एंगल भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, तो उसका केवल मैग्नीट्यूड को कॉम्प्लेक्स पावर कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे आपका ये चार्ट बना हुआ है, इसको एक बार देख लो, समझ लो क्या है इस चार्ट में। देखिए एस इक्वल टू पी प्लस माइनस जे क्यू, ये कॉम्प्लेक्स पावर लिखी है। अगर वोल्टेज करंट से मतलब करंट, या तो देखिए हम करंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में नहीं बोलते। हम ये नहीं बोलते कि वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, हम करंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि करंट आगे चल रही है या पीछे चल रही है। ठीक है, तो करंट लैग कर रही है तो लैगिंग सर्किट, करंट लीड कर रही है तो लीडिंग सर्किट। हम ये नहीं बोलते कि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है तो लीडिंग सर्किट हो गया, ऐसा नहीं बोलते। क्या मानते हैं, करंट को देख के चलते हैं। अगर करंट वोल्टेज से पीछे है तो लैगिंग, करंट वोल्टेज से आगे है तो लीडिंग। करंट वोल्टेज से पीछे कब चलेगा मेरे भाई, सर आरएल सर्किट में चलेगा। करंट वोल्टेज से आगे कब चलेगा सर, लीडिंग सर्किट में, आरसी सर्किट में चलेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है, करंट का एंगल कम है, वोल्टेज का एंगल आगे है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करंट का कम है, वोल्टेज का ज्यादा है, इसका मतलब आई लैग्स वी। यहां पे देखो करंट का एंगल ज्यादा है, वोल्टेज का कम है, इसको लिख सकते हैं आई लीड्स वी। ठीक है, तो ये लैगिंग सर्किट हो गया और ये लीडिंग सर्किट हो गया, है ना। तो लैगिंग सर्किट में एस बराबर क्या होता है, पी प्लस जे क्यू, और लीडिंग सर्किट में एस बराबर क्या होता है, पी माइनस जे क्यू। जब पी प्लस है तो फाइव पॉजिटिव होगा, पी माइनस है तो फाइव नेगेटिव होगा। ठीक है, पावर फैक्टर लैगिंग एंड पावर फैक्टर लीडिंग। क्या सबको क्लियर है। हाँ, वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। ठीक है ना, और फाइव तो समझ में आता ही होगा। फाइव क्या होता है, फाइव जो लिखा है यहां पे, फाइव क्या है, टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी, है ना। फाइव दोनों के लिए सेम है ना। फाइव मतलब पावर फैक्टर एंगल है फाइव हमारा। ठीक है ना, एस इक्वल टू पी प्लस माइनस जे क्यू है ना, इसके लिए फाइव क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। करंट को रेफरेंस क्यों नहीं लेते, जिन्होंने नेटवर्क थ्योरी बनाया उनसे पूछ लेना। चले आगे, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताओ। एक सिंगल फेज एसी वोल्टेज सोर्स है 200 आरएमएस है एंड सिस्टम कंज्यूम्स एन एक्टिव पावर ऑफ 300 वॉट। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट का, एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है 300 वॉट का। व्हाट इज द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम इफ 2.5 एम्पियर आरएमएस करंट इज ड्रॉन। आई आरएमएस दे रखा है 2.5 एम्पियर। तो हम इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, अपेरेंट पावर निकाल लेंगे, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। कितना आ जाएगा, 200 इंटू 2.5, बोले तो 500 वोल्ट एम्पियर। अब एस बराबर क्या होता है, पी प्लस माइनस जे क्यू। अगर मैं अपेरेंट पावर देखूंगा उसमें ये फॉर्मूला भी लिख लो, एक काम करो, अपेरेंट पावर वी आरएमएस आई आरएमएस वोल्ट एम्पियर होता है, ये भी फॉर्मूला लिख लो।
और अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड से भी निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो S बराबर P प्लस माइनस JQ, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। फिर S निकल गया आपके पास, है ना। अब S बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो Q कितना आ जाएगा, अंडर रूट S स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बिल्कुल ट्रिपलेट ही लगाना है। तो अंडर रूट के अंदर देखो 500 है, तो 5 लिख दो केवल, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 400 एक तरीके से, है ना। दो जीरो लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। चार सौ बार आ गया डी। ठीक है, वेरी गुड। ट्रिपलेट से ही बनेगा, और कैसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे करना है सॉल्व। एस निकाल लिया, और फिर एस बराबर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये अपेरेंट पावर है, तो हमने क्यू निकाल लिया। यहाँ पे फॉर्मूले की कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब एंगल की। इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, देखिए, मतलब करना तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। देखो एक वोल्टेज का टर्म ये दिया है, एक ये दिया है, फिर एक करंट का टर्म ये वाला भी दिया है और ये वाला भी दिया है। अब यहां पे देखो क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी components are multiplied to get power। सेम फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है अगर पावर निकालनी है तो। ठीक है, यहां पे देखो 314 और 942 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे P1 पावर निकालना है, P ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे, 50, कैसे बताऊं क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है ना। तो पहले तो आप ये समझो, देखो क्वेश्चन में निकालना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, P अपॉन एस से। तो हमें यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, रियल पावर और अपेरेंट पावर दोनों निकालनी पड़ेंगी। रियल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। अपेरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस, है ना। ये फॉर्मूला होता है अपेरेंट पावर का, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम P निकालना चाहते हैं, S निकालना चाहते हैं, लेकिन सर अब ये तो बताइए कि कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट। तो इस टर्म का पावर अलग निकलेगा, इस टर्म का पावर अलग निकलेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। इस टर्म का अपेरेंट पावर अलग निकलेगा, इस टर्म का अपेरेंट पावर अलग निकलेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अपेरेंट पावर निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, देखिए टोटल P कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वी आरएमएस निकालेंगे। इसका आरएमएस कितना आएगा, 50 अपॉन रूट 2। इसका आरएमएस कितना आएगा, आई आरएमएस 10 अपॉन रूट 2। कॉस वोल्टेज का एंगल कितना है, 0 डिग्री, माइनस करंट का एंगल कितना है, 60 डिग्री, प्लस इसका आरएमएस कितना है, 50 अपॉन रूट 2। इसका आरएमएस कितना है, 8 अपॉन रूट 2। कॉस वोल्टेज का एंगल कितना है, 0 डिग्री, माइनस 45 डिग्री। ठीक है, फिर ऐसे ही अपेरेंट पावर निकाल लोगे, टोटल एस 50 अपॉन रूट 2 इंटू 10 अपॉन रूट 2, एंगल लेते नहीं है इसमें, प्लस 50 अपॉन रूट 2 इंटू 8 अपॉन रूट 2। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 500 अपॉन 2 250, प्लस 400 अपॉन 2 200, तो 450 वोल्ट ये आ गया, वोल्ट एम्पियर ये आ गया। ये कितना आ जाएगा, 250 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2, प्लस 200 इंटू कॉस 45 मतलब 1/√2। कितना आ रहा है भाई ये P,
बताओ कहां पर 2 होगा? 266.4। √2 क्यों लिखे? अरे cos 45 करना है ना मेरे भाई, कहां सो रहे हो यार, ये नहीं करोगे? और ये cos 60 है, इसका 1/2 cos 60 का, और ये cos 45 का 1/√2। वो वाला √2 सॉल्व करके 2 आएगा, और फिर 50 अट्ठे 400/2, वो तो वैसे ही 200 निपटा दिया, उधर ही निपटा दिया मेरे भाई, थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने इसलिए। 266.4 वोट आ गया। अब पावर फैक्टर निकालना है, तो निकाल लो 266.4 डिवाइड बाय 450, कितना आ रहा है? 450 का आधा कितना होता है? 225, तो 0.5 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 0.6। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? बताइए जल्दी। सबको समझ में आया तो कमेंट करो यस सर क्लियर है। सबको समझ में आ गया ना? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर आप लोग निकालो चलो। मैंने अभी एक टैब लिया है, तो उसमें आप लोगों के चैट्स पढ़ता रहता हूं, तो मुझे भी पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। पहले मोबाइल से पढ़ता था, अब मोबाइल को फ्री कर दिया, टैब लिया है, तो टैब में से चैट्स पढ़ते रहते हैं। बढ़िया है सिस्टम। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब टीचिंग करना होता है ऑनलाइन, तो आपको 2 स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए, है ना? एक पे जिसपे टीचिंग कर रहे हैं आप, और एक जिसमें मॉनिटर हो, जिसमें आप चैट पढ़ सके। तो डुअल की तो जरूरत होती ही होती है। चलो तो देखो, गैलेक्सी S9 है सैमसंग तो, चलिए देखिए, सीरीज RLC सर्किट है, आर दे रखा है, एक्सएल दे रखा है। अच्छा कर रहे हैं तो भाई, काम की चीज तो चाहिए ही ना, काम की चीजों पे इन्वेस्टमेंट में नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, रेजोनेंस सर्किट है। बोर्ड ले लीजिए। तुम लोग खर्चा, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो उस हिसाब से हिसाब किताब, मेरा मेरा सिस्टम बढ़ा ही नहीं रहे हो। थोड़ा सिस्टम बढ़वाओ तो यार, स्क्रीन ले ली जाए सबसे पहले। सिस्टम तो बढ़वाओ, अपना सिस्टम तो बड़ा करो यार। बच्चे तो जोड़ो, ऐप तो डाउनलोड करवाओ कम से कम। चलिए देखिए, RXL XC, तो ये तो यार रेजोनेंस सर्किट हो गया, बिल्कुल सही बोला भाई ने। तो रेजोनेंस सर्किट हो गया, तो यहां पे इंपेडेंस जो आएगा, करंट जो आएगा, वोल्टेज V एंड I विल बी इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होंगे। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। V एंड I विल बी इन सेम फेज, तो V इक्वल टू दिस, I विल बी +30 डिग्री रहेगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इंपेडेंस बराबर वोल्टेज अपॉन करंट, तो करंट कितना आ जाएगा? वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस। वोल्टेज कितना है? 100, और इंपेडेंस कितना? केवल रेजिस्टेंस। रेजोनेंस सर्किट में इंपेडेंस कितना आ जाएगा? R आ जाएगा केवल, ठीक है? तो केवल 20 आएगा, तो 5 एम्पियर करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 5 एम्पियर करंट का मैग्नीट्यूड, तो ये गया, और एट द एंगल 30 रहेगा, और पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा,
रेजोनेंस पे, बी, एंड पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। है ना? मेरे भाई संदीप, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो मैं तुमसे फीस ली है, क्या ये सबसे ज्यादा फीस है? किसी और प्लेटफॉर्म की फीस पता है तुम्हें? और वहां पे कैसा पढ़ाते हैं, कैसा कंटेंट डिलीवर करते हैं, सिलेबस भी पूरा होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजें मालूम है तुम्हें? पहली चीज तो वो, और कितनी फीस रखी जाती है वो भी देख लो, वो भी मुझे बता दो। तो तुम ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते कि बाकियों से कंपेयर करके मेरी फीस ज्यादा है। पहली चीज तो ये, ठीक है। ये तुम बोल सकते हो कि सर आपने एक महीने पहले 250 रुपए का बैच लॉन्च किया था, अब इसकी फीस ज्यादा है, तो अब तुम उसको और इसको तो कंपेयर कैसे कर सकते हो यार? वो एक महीने का कोर्स था, वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ये 4 महीने का कोर्स है, यहाँ पे थ्योरी है, क्वेश्चंस है, पीवाई की उसका पूरा का पूरा कंटेंट है। अब आगे और भी एक्स्ट्रा चीजें प्लान कर रहा हूं, और थ्योरी है इतनी खतरनाक इंपॉर्टेंट, और सीधे जिंदगी भर की इससे जॉब लग जाएगी। और तुम अगर इतने से रुपयों में अगर तुम्हारी पसीने छूट रहे हैं भाई, तो फिर मैं क्या ही बोलूं? हाँ, बोलो। फीस ज्यादा तो तुम किसी भी एंगल में बोल नहीं सकते अगर आर्ग्यू करने पे आ जाओ तो। तुम लोगों को मैंने 250 रुपए के कोर्स में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, पिछले वाले एक महीने के कोर्स में है। 250 रुपए के कोर्स में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, एक महीने के कोर्स में सिर्फ क्वेश्चंस बैच था। उसकी फीस 250 रुपए के तो हिसाब, 250 में तो होनी नहीं चाहिए, उसकी फीस तो कुछ है ही नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बेसिकली समाज सेवा ही है वो पूरी की पूरी। तो आप लोगों के मन में ये वहम गलत बैठ गया कि फीस ज्यादा है। एक्चुअली में क्या हुआ कि 999 आप लोगों को लगा कि भाई पता नहीं कितने रुपए लेने लग गए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, 200 रुपीज पर मंथ है, आप वो देखो। कोड लगा के ही फीस भरी है ना आपने, सीधी सी बात है। अगर आप 999 भरे होते तो मैं मानता कि हाँ भाई आपने तो 250 रुपए दिए, बाकी सबने 200 दिए। ऐसा तो नहीं है सबने ही 200 रुपए दिए, और 200 रुपए पर मंथ। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं अभी एक ट्यूशन के बच्चे को भी पढ़ाऊंगा ना, छोटे ट्यूशन के बच्चे को, ट्यूशन वाले बच्चे को अगर छोटे को पढ़ाऊंगा मैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को, या तुम पढ़ाओगे, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, तुम अगर उसको भी पढ़ाओगे तो तुम उससे 500 रुपए महीना लोगे ही लोगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे को, जिसको तुम केवल दिन में 1 घंटा दोगे और कोई मेहनत नहीं करनी, जो क्लास में होमवर्क दिया है बस उसको करा दोगे और बच्चे के साथ खेलोगे और उसको खिलाओगे। उसको तुम्हें, उसके लिए तुम्हें कोई मेहनत करनी है? कोई मेहनत नहीं करनी, और 500 रुपए महीना लोगे तुम उससे। 500 नहीं तो चलो 300 तो लोगे ही लोगे। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सेटल कर रहा हूं, एक ही बार तुम्हें क्लास करनी है, एक ही बार 4 महीने देने, और उससे पूरी जिंदगी भर तुम्हें सरकार से पैसा मिलना है, और उसमें 200 रुपए पर मंथ में तुम्हारे लोगों की ये मेंटेलिटी है कि तुमसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। किस लेवल पे आ चुके हो तुम लोग? किस लेवल पे आ चुके हो तुम लोग? अगर मैं ये सारी बातें यूट्यूब पे बोल दूं ना, खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी पूरी तरीके से, अगर ये फीस ज्यादा है तो। समझे? लो, बीपी मत बढ़ाइए। अरे मैं बीपी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि तुम लोग की सोच पता नहीं कहां जा रही है। तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि ज्यादा है फीस? ये मुझे मतलब नहीं समझ में आया। हाँ रवि, इसी बैच में लेंगे। ठीक है श्यामली, करेंगे ओरिएंटेशन सेशन, डोंट वरी। लो, मोनू भाई 9th क्लास का 2000 रुपए खुद फीस लेता है, और वो यहाँ पे जॉब सिक्योर करने के लिए पर मंथ के 200 रुपए में ज्यादा बोल रहा है। कहाँ का लॉजिक है ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया। नहीं, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस एक पॉइंट रख रहा हूं, एक तर्क, जो आप लोग पता नहीं जानते हुए भी नहीं सोच रहे हैं। आपका बस ये वहम है, वहम भी नहीं है, आपको भी पता है कि ये ज्यादा नहीं है, बस आप लोग जबरदस्ती पीछे लगे हुए हो, जिससे जितना कम हो सके उतना कम में पढ़ ले, बाकी कुछ नहीं।
$150 जीएसटी है। हाँ वो भी जीएसटी है भाई, वो भी मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है। 18% तो जीएसटी चला जाता है। मेरे अकाउंट में आ कितना रहा है तुम्हें मालूम भी है? बस वही बात है दीपक, सही बोले हो तुम। हाँ संदीप बिल्कुल। लो भाई, दिलीप भाई तो 3,000 लेते हैं यार, मैं भी वही कर लेता हूं, छोड़ो ये सब। इससे ज्यादा तो सर आप ऑफलाइन कोचिंग पर लेते थे, बिल्कुल लेते थे भाई, लेना ही पड़ेगा। ऑफलाइन का सेटअप देख रहे हो? वाह भाई सौरभ, तुमने 1,030 कर दिया, बहुत बढ़िया, जिंदगी सफल हो गई मेरी। ओटीपी का पैसा जाता होगा? ओटीपी का पैसा बिल्कुल जाता है भाई, ओटीपी का पैसा तो खतरनाक लेवल पे जाता है। पैसे छोड़ो सब यार, बिल्कुल भाई। तुम्हारा तुम्हारा क्या है? तुम्हारी तो जॉब लग जानी है तो सामने से एक बार थैंक यू का मैसेज भी नहीं करोगे, है ना? तुम तो सेटल हो ही जाने हो, जो तुम्हें इस लेवल का कंटेंट जो मिल रहा है। पढ़ाइए सर, अरे हो तो गया, अब क्या पढ़ाते ही रहे। आज की क्लास खत्म, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज आर एल, सीरीज आर सी, ये सारे टॉपिक ये अपन कल से करेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज के दिन, अब समझना। कल करा देंगे इनको, और कल फाइनली एसी सर्किट्स को अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। चलो ओके, चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय टाटा। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। ठेकुआ, अरे खिलाओ यार तुम लोग यार, ठेकुआ वेकुआ क्या कुछ खिलाते हिलाते हो नहीं? आ गए, पैसे ज्यादा लग रहे। नहीं हुआ तो? अरे मेरे भाई क्यों नहीं होगा? तुम सोचो कि होगा तो बस। तो फिर तभी होगा, नहीं नहीं सोचोगे तो फिर नहीं होगा। ठेकुआ खाइए यार, घर पे तो नहीं कुछ मिल, कुछ है नहीं यार। घर पे घर वालों ने जो भेजा है वही खाना पड़ेगा यार, और क्या खाएं? ठेकुआ वेकुआ तो नहीं है यार, पपड़ी पपड़ी है जो घर से आई है, 2 दिन पहले लाए हैं, वही खाएंगे। लो पिज्जा भेज रहा है। चलो दोस्तों, अब बाकी की क्लास अपन कल करेंगे, ठीक है? मतलब बाकी की क्या, अब जो इसके आगे का है वो कल पढ़ेंगे, आज जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लो, ठीक है? और कोई भी क्लास में बीच में मत लिखा करो, ठीक है ना? और इसका ओरिएंटेशन सेशन में लेता हूं, ठीक है? ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।